हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत कक्षा 7वीं के हिंदी विषय के सेशन इंडिंग एग्जाम 2024-25 का सैम्पल क्वेश्चन पेपर यानी एनुअल एग्जाम का सैम्पल क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे। समय इसका होगा 2 घंटा 30 मिनट, अंक होंगे 60। निर्देश: इस प्रश्न पत्र में 4 खंड क, ख, ग, घ हैं। 2 सभी खंडों के उत्तर लिखना अनिवार्य है। 3 प्रश्न के उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न संख्या अवश्य लिखें। 4 बर्तनी शुद्धता पर विशेष ध्यान दें। अब पढ़ रहे हैं खंड क, अपठित बोध। इसके अंतर्गत एक अपठित गद्यांश आएगा जिसे आप नहीं पढ़े होंगे, उसे ध्यान से पढ़ेंगे और उससे आधारित प्रश्न आएंगे, उसका उत्तर देना होगा। प्रश्न 1, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यह आपका 5 अंक का होगा, तो इसे आपसे को ध्यान से पढ़ना है। बढ़ती जनसंख्या ने अनेक प्रकार की समस्याओं को जन्म दिया है। रोटी, कपड़ा, मकान की कमी, बेरोजगारी, निरक्षरता, कृषि एवं उद्योगों के उत्पादन में कमी आदि, ये सब समस्याएं हैं। किसके कारण हुआ? बढ़ती जनसंख्या के कारण हुआ है। हम जितना अधिक उन्नति करते हैं, यानी हम विकास उन्नति तो कर रहे हैं या विकास करते हैं, जनसंख्या उनके अनुपात में कहीं अधिक बढ़ जाती है। जनसंख्या क्या होती है, उससे ज़्यादा बढ़ जा रही है। बढ़ती जनसंख्या के समक्ष सभी सरकारी प्रयास असफल दिखाई देते हैं। कौन से प्रयास असफल दिखाई देते हैं? सरकारी प्रयास। क्यों दिखाई देते हैं? बढ़ती जनसंख्या के कारण। कृषि उत्पादन और औद्योगिक विकास बढ़ती जनसंख्या के सामने नगण्य सिद्ध हो रहे हैं। यानी कृषि उत्पादन जो हमारे बढ़ रहे हैं, औद्योगिक विकास जो हो रहा है, यह सब बढ़ती जनसंख्या के कारण नगण्य दिखाई दे रहे हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण की अति आवश्यकता है। किसकी? नियंत्रण की। किस पर? जनसंख्या वृद्धि पर। इसके बिना विकास के लिए किए गए सभी प्रकार के प्रयत्न अधूरे रह जाएंगे। नहीं, जब तक हम जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं करेंगे, हम विकास के लिए कोई भी प्रयत्न करें वह अधूरे रहेंगे। तो इसे आप ऐसे ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न: बढ़ती जनसंख्या ने किसे जन्म दिया है? 1 दुर्गुणों को, तो यह लिखा ही नहीं था। 2 अनेक प्रकार की समस्याओं को, तो यह सही है। 3 दुर्भावनाओं को, तो यह भी नहीं लिखा था। 4 अनेक प्रकार की विपदाओं को, तो इसके बारे में भी नहीं बताया गया था। तो किसके बारे में बताया गया था गद्यांश में? अनेक प्रकार की समस्याओं को। तो यही हमारा उत्तर सही होगा। ख विकास कार्य क्यों नहीं दिखाई देते हैं? 1 राजनीतिक अक्षमता के कारण, तो इसके बारे में नहीं लिखा गया था। 2 समस्याओं के कारण, तो समस्याओं के कारण हो रहा है, लेकिन किस समस्या के कारण है यह नहीं बताया गया यहाँ। 3 भ्रष्टाचार के कारण, इस पर भी यहाँ आलोक नहीं दिया गया था। 4 जनसंख्या की वृद्धि के कारण, तो यही इस गद्यांश में बताया गया है। जनसंख्या की वृद्धि के कारण विकास कार्य दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? जनसंख्या की वृद्धि के कारण। गए बढ़ती जनसंख्या ने इनमें से किस समस्या को जन्म नहीं दिया है? बढ़ती जनसंख्या किस समस्या को जन्म नहीं दिया है? समस्याएं अभी पढ़े थे। 1 रोटी कपड़े की समस्या, यह भी बढ़ती जनसंख्या के कारण हो रहा है। 2 बेरोजगारी की समस्या, यह भी हो ही रहा है। 3 निरक्षरता की समस्या, यह भी हो रहा है। 4 दहेज की समस्या, यह कोई समस्या नहीं है जो जनसंख्या के कारण होती है। तो आपका उत्तर क्या होगा? यह 4 दहेज की समस्या बढ़ती जनसंख्या के कारण नहीं होता है। घ बढ़ती जनसंख्या के समक्ष कौन से प्रयास असफल दिखाई देते हैं? 1 सभी सरकारी प्रयास, इसके बारे में बताया गया है। 2 सभी मानवीय प्रयास, इसके बारे में नहीं बताया गया है। 3 सभी गैर सरकारी प्रयास, इसके बारे में भी नहीं बताया गया है। 4 सभी सामाजिक प्रयास, इसके बारे में भी गद्यांश में नहीं बताया गया था। तो कौन सा प्रयास है? सभी सरकारी प्रयास। नगण्य शब्द का सही अर्थ है 1 बहुत, 2 थोड़ा,
3 पर्याप्त, 4 अपर्याप्त। तो नगण्य शब्द का क्या होगा सही अर्थ? अपर्याप्त। तो इस तरह इसे आप लिखेंगे, इसका अभ्यास करेंगे। प्रश्न 2, निम्नलिखित अपठित पद्यांश ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यह भी आपका 5 अंक का होगा। हिमगिर की हिम से निकल निकल, यह विमल दूर सा हिम का जल, कर कर निनाद कल कल छल छल, बहता आता नीचे पल पल, तन का चंचल मन का विवल, यह लघु सरिता का बहता जल। अब इसे जान लिए। कै सरिता का जल कहाँ से आ रहा है? 1 पर्वत से पिघलकर, 2 बर्फ से पिघलकर, 3 हिमालय की बर्फ से पिघलकर, 4 स्रोतों से निकलकर। तो पढ़ें, हिम गिर के हिम से निकल निकल। तो उत्तर क्या होगा सही? 3 हिमालय की बर्फ से पिघलकर। ख सरिता का जल किस रंग का है? 1 नीला नहीं है, 2 सफ़ेद लिखा है, विमल दूध ऐसा, दूध कैसा होता है? सफ़ेद, तो सफ़ेद है ही। 3 हरा, हरा के बारे में भी नहीं बताया गया है। 4 मोती सा, इसके बारे में भी नहीं बताया गया। तो उत्तर क्या सही होगा आपका? सफ़ेद। सरिता के जल की विशेषताएं क्या है? 1 मस्त और व्याकुल, तन का चंचल मन का विवल, तो मस्त के बारे में नहीं बताया गया है। 2 चंचल और व्याकुल, तो चंचल मन का विवल, तो यह दिया है। 3 चंचल और मस्त, 4 चंचल और शरारती, तो कौन सा उत्तर सही है? चंचल और व्याकुल। गए पद्यांश का उचित शीर्षक है। 1 सरिता का जल हो सकता है, 2 हिमगिर का जल, यह सही हो सकता है लेकिन इतना सही नहीं हो सकता है। 3 चंचल जल, यह भी हो सकता है लेकिन इसके जैसा नहीं है। 4 लघु सरिता, यह भी हो सकता है लेकिन मेन सरिता का जल जिसके बारे में वर्णन किया गया है, इसलिए विकल्प 1 सही है। 5 ध्वनि शब्द का समानार्थक शब्द सुनिए। इसके लिए 4 कथन दिए। 1 धन होए, 2 कल है, 3 निनाद है, 4 चंचल है। अब विकल्प आपके दिए जा रहे हैं। विकल्प क्या? केवल 3 निनाद सही है। 1 और 2 दोनों, तो धन और कल ये दोनों सही नहीं है। गए केवल 4 चंचल, यह भी सही नहीं है। गए उपरोक्त सभी, जब चारों सही ही नहीं है तो उपरोक्त सभी हो ही नहीं सकता है। तो कौन सा विकल्प है? केवल 3, यही सही है। खंड ख व्यवहारिक व्याकरण। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार लिखें। यह 12 अंक का होगा। यह आपके पाठ्य पुस्तक से होगा और सभी भाषा की बात को ध्यान में रखते हुए आएगा। कै मेढक पानी में कूद गया, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो मेढक पानी में कैसे कूद गया? पढ़े ही थे एक तिनका में छप्पे से। मेढक पानी में छप्पे से कूद गया। ख द्वंद्व समास के 2 उदाहरण लिखो। द्वंद्व समास जिस समास के दोनों पर प्रधान होते हैं और बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। तो क्या है उदाहरण? राजा और रंक, माता और पिता। ज्ञान शब्द में उपसर्ग का प्रयोग कर 2 नया शब्द बनाओ। ज्ञान में उपसर्ग का प्रयोग कर। उपसर्ग ऐसे शब्दांश होते हैं जो शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। तो जानी गए, ज्ञान में अज्ञान, विज्ञान, सुज्ञान ऐसे आप उपसर्ग लगाकर बना सकते हैं। संधि और संधि विच्छेद कर शब्द लिखो। इसका आपको संधि करना है, इसे संधि विच्छेद करना है और उन शब्दों को लिख लेना है। जैसे नील प्लस आब क्या हो जाएगा? नीलाभ। दीर्घ संधि है, ए बराबर आ। और यहाँ सिंहासन, सिंह प्लस आसन, यहाँ भी दीर्घ संधि है, ए बराबर आ। गौओं का पालन करने वाला, इसके लिए एक शब्द लिखो। तो गौओं को पालन करने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? गोपाल, गोपालक। 6 विशेषण की पुनरुक्ति, पुनः उक्ति शब्द का एक उदाहरण दो। विशेषण जानते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं।
तो विशेषण के उदाहरण देने हैं। और कैसे विशेषण के उदाहरण देने हैं? जो पुनरुक्ति हो। पुनरुक्ति मीन्स एक शब्द दोबारा कहा जाए, लगातार 2 बार आए। जैसे मीठी मीठी बातें, सुंदर सुंदर फूल, ये सब विशेषण की पुनरुक्ति हैं। और यही संज्ञा के पूछे जाते हैं तो लिखना होता, जैसे घर घर खुले किवाड़े, घर घर आ गए। फूल फूल महके, ऐसे शब्द संज्ञा के विशेषण हो गए पुनरुक्ति वाले। 6 स्वाभिमानी शब्द को बहुवचन में परिवर्तन कर लिखिए। ध्यान देना, जहाँ भी इसे परिवर्तन ऐसे शब्द को करेंगे जिसके अंत में बड़ी यानी ईकार अंत होता है, तो उसे क्या करेंगे? छोटी ई में परिवर्तन कर देते हैं। देख रहे हैं, स्वाभिमानियों, नदी नदियों, ऐसे होगा। जय अग्नि शब्द का 2 पर्यायवाची शब्द लिखो। अग्नि, पावक और आग, अनल, हुतासन, ऐसे आप लिख सकते हैं। 6 उत्साहवर्धक शब्द का वाक्य प्रयोग कर लिखिए। उत्साहवर्धक शब्द है, इसका वाक्य प्रयोग करना है। विद्यालय की प्रार्थना सभा में प्राचार्य का भाषण उत्साहवर्धक रहा, इस तरह आप वाक्य प्रयोग करेंगे। यहाँ प्राथमिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग करो। प्रत्यय जो शब्द के पीछे जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाता है, उस शब्दांश को हम प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर पीछे जुड़ा हुआ है, तो कैसे करेंगे? प्रथम प्लस इक प्राथमिक, नीति प्लस इक नैतिक, मुख प्लस इक मौखिक, ऐसे आप उदाहरण जानते ही हैं। एक ही वर्ण बार बार आए तो कौन सा अलंकार होता है? एक ही वर्ण बार बार आता है, अलंकार जानते ही हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को हम अलंकार कहते हैं। अब एक ही वर्ण बार बार आए तो कौन सा अलंकार होगा? हाँ, अनुप्रास अलंकार। जैसे रघुपति राघव राजा राम, यहाँ पर रै वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। तत्पुरुष समाज का एक उदाहरण लिखो। तत्पुरुष समाज जिस समाज का उत्तर पर प्रधान होता है, अंत में पढ़े थे आश्रम का अनुमानित द्वय में। हाँ, राजपुरुष, राजा का पुरुष, पुरुष के बारे में बता रहे हैं, लेकिन वह किसका पुरुष है? राजा का। इसे हम तत्पुरुष का उदाहरण लिख सकते हैं। राजमहल, लोकतंत्र आदि। खंड गए पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्नोत्तर। प्रश्न 4, निम्नलिखित पठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो इसे आपको ध्यान से पढ़ना है। वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ लोहा तो लिया ही, उन्होंने अनेक सामाजिक कार्य भी किए। कैसे काम किए? सामाजिक कार्य भी किए। आरा जिला स्कूल के लिए जमीन दान में दी, जिस पर स्कूल के भवन का निर्माण किया गया। जमीन क्या दी? दान में। क्या करने के लिए? स्कूल का भवन निर्माण करने के लिए। कहा जाता है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते थे। यानी कैसे भी स्थिति में वो रहे, लेकिन निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते थे। उन्होंने अपने इलाके में अनेक सुविधाएं प्रदान की थीं। उनमें से एक है आरा जगदीशपुर सड़क। आरा जगदीशपुर सड़क और आरा बलिया सड़क का निर्माण। इस समय जल की पूर्ति के लिए लोग कुएं खुदवाते थे और तालाब बनवाते थे। वीर कुंवर सिंह ने अनेक कुएं खुदवाए और जलाशय भी बनवाए। इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे। अब इसे आधारित प्रश्न आएंगे, उसके उत्तर आपको देना होगा। 1, लोहा लेना मुहावरे का क्या अर्थ है? क, मुकाबला करना, हो सकता है। ख, परेशान करना, नहीं हो सकता है। ग, धाक जमाना, यह भी नहीं हो सकता है। ग, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा विकल्प सही हुआ? क, मुकाबला करना। 2, वीर कुंवर सिंह ने स्वतंत्रता सेनानी होते हुए भी सामाजिक कार्यों में रुचि क्यों दिखाई? क, अधिक धन कमाने हेतु, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि धन कम होते हुए भी वह सहायता देते थे। ख, मन में लोगों के प्रति सेवा भाव होने के कारण, यह एकदम हो सकता है। ग, प्रभुत्व जमाने के लिए, अपना अधिकार जमाने के लिए थे, अभी नहीं किए थे। ग, लोगों के मन में अपने प्रति श्रद्धा उत्पन्न करने हेतु, नहीं अपने प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो, तो इसके बारे में भी नहीं लिखा है। तो क्या होगा? ख,
मन में लोगों के प्रति सेवा भाव होने के कारण। 3 वीर कुंवर सिंह ने आरा की जमीन दान में क्यों दी? क वृद्धाश्रम हेतु, इसके लिए दिए। ख विद्यालय हेतु, ग बाग बगीचे हेतु, ग स्वतंत्रता सेनानी हेतु। तो क्यों दिए थे? पढ़े ही थे ख विद्यालय हेतु। तो उत्तर क्या होगा? ख विद्यालय हेतु। 4 उन्होंने किस विशेष सड़क का निर्माण करवाया? क आरा जगदीशपुर व आरा बलिया सड़क का। तो इसके बारे में लिखा ही था। ख जगदीशपुर व बलिया, इसके बारे में नहीं लिखा गया था। ग आरा, इसके बारे में भी नहीं लिखा गया था। ग आरा से बलिया तक, इसका निर्माण उन्होंने किया था, लेकिन मेन इसको किया था आरा जगदीशपुर भी और आरा बलिया भी। तो उत्तर क्या सही होगा आपका? क। प्रश्न 5 उपयुक्त गद्यांश में से उनके व्यक्तित्व की कौन सी विशेषता उजागर होती है? क दानी, ख परोपकारी, ग दयालु, ग दिए गए सभी। तो दानी भी थे, परोपकारी भी थे, दयालु भी थे। तो क्या उत्तर होगा सही? घ दिए गए सभी। तो इस तरह उत्तर आप लिखेंगे। प्रश्न 5 नीचे दिए गए काव्यांश को पढ़िए और उनके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जागो बंसी वारे लन्ना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवाड़े, गोपी दही मदद सुनियत है कंगना के झनकारे, उठो लाल जी भोर भयो हैं सुन अठाड़े द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कुलाल जय जय सबद उचारे, माखन रोटी हाथ मिलीनी गौवन के रखवाले, मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आया को तारे। इसे आप ध्यान से पढ़ने के बाद प्रश्न के उत्तर देंगे। एक इस पद्यांश की रचयिता हैं क महादेवी वर्मा, ख मीराबाई, ग सुभद्रा कुमारी चौहान, ग कोई अन्य। तो पढ़ेंगे मीरा के प्रभु गिरधर नागर। तो उत्तर क्या सही होगा? मीराबाई। 2 पद्यांश में किस समय की बात की गई है? क्या भोर के समय की? लिखे उठोला बीती भोर भयो है। तो किसके बारे में बात की गई है? भोर के समय की। तो किया गया है। खैर दोपहर के समय की, तो कहीं लिखा नहीं है। ग शाम के समय की, तो यहाँ भी नहीं लिखा है। ग रात के समय की, तो रात के बारे में लिखा है, लेकिन रजनी बीत चुकी है, रात बीत चुका है, तो रात के समय की बात नहीं की गई है, वह तो बीत गया है। तो उसके बीतने के बाद क्या होता है? भोर। तो किस समय की बात की गई है? भोर के समय की। 3 मीरा किसको क्यों उठाना चाहती है? क भोर का समय हो गया था इसलिए। ख ग्वाल वाल उनका इंतजार कर रहे थे इसलिए। ग गोपियाँ कृष्ण के लिए ताज़ा मक्खन निकाल रही थी इसलिए। घ दिए गए सभी। तो क्यों उठाना चाह रही है? क्योंकि रजनी बीती भोर हुए हो, इसलिए भोर का समय होगा, इसलिए उठाना चाह रही थी। तो ऐसे आप इसका उत्तर लिखेंगे। 4 किसको जगाने हेतु द्वार पर कौन कौन खड़ी हैं? क सारे ग्वाल बाल, ख देव और दानव, ग सारी गोपियाँ, ग नंद बाबा। तो कौन कौन खड़े हैं? पड़े ही थे सूर्य नर ठाड़े द्वारे। तो कौन सा विकल्प सही होगा? देव और दानव। 5 ग्वाल बालों के हाथ में क्या है? क माखन, ख रोटी, ग माखन रोटी, ग दूध दही। तो पढ़िए माखन रोटी हाथ में लीनी। तो उत्तर क्या सही होगा? माखन रोटी। तो इस तरह इसे आप करेंगे। प्रश्न 6 अपनी पाठ्यपुस्तक बसंत के आधार पर निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता से संभालने की सीख दी है। धनराज पिल्ले की इस बात का क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ है इस बात का? उत्तर धनराज पिल्ले का यह कहना मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता से संभालने की सीख दी है का तात्पर्य है कि मनुष्य चाहे जितना भी सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ जाए, उसे कभी घमंड नहीं करना चाहिए और किसी को भी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। माँ की इसी सीख को उन्होंने जीवन भर अपनाया है। खैर खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या तात्पर्य है? उत्तर खान पान के मामले में स्थानीयता का अर्थ है किसी विशेष स्थान के खाने पीने का विशेष व्यंजन जिसका प्रचलन दूर दूर तक है, जैसे मुंबई का पाव भाजी, दिल्ली के छोले कुलचे, मथुरई के पेड़े व
आगरे के पेठे और नमकीन आदि का। गए बसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था? उत्तर, नीलकंठ को फलों के वृक्षों से भी अधिक पुष्पित व पल्लवित सुगंधित व खिले पत्तों वाले वृक्ष पाते थे। इसलिए जब बसंत में आम के वृक्ष सुनहरी मंजरियों से लद जाते और अशोक लाल पत्तों से ढक जाता तो नीलकंठ के लिए जाली घर में रहना असहनीय हो जाता। वह बार बार बाहर जाने का प्रयास करता, तब महादेवी को उसे बाहर छोड़ देना पड़ता था। इस तरह इसका उत्तर होगा घ। कुंवर सिंह को बचपन में किन कामों में मजा आता था? क्या उन्हें उन कामों से स्वतंत्रता बनने में कुछ मदद मिली? बचपन में कुंवर सिंह को पढ़ने लिखने से अधिक घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में मजा आता था। जब वे बड़े होकर स्वतंत्रता सेनानी बने तो इन कार्यों में उन्हें बहुत मदद मिली। तलवारबाजी एवं घुड़सवारी से तो वे कदम कदम पर अंग्रेजों को मात दे सके। तो ऐसे उत्तर होगा। प्रश्न 4, बसंत के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्या मीरा को सावन मनभावन क्यों लगने लगा? उत्तर, मीरा को सावन मनभावन इसलिए लगने लगा क्योंकि सावन की फुहारों में मन में उमंग जगाने लगा और कृष्ण के आने का आभास हो गया कि कृष्ण आने वाले हैं, ऐसे उनको भनक मिली, इसलिए सावन मनभावन लगने लगा। खैर, कवि की आंख से तिनका कैसे निकला? उत्तर, घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने कपड़े की मूठ बनाकर उसकी आंख में डाली और किसी ढब से तिनका निकाला। प्रश्न 8, अपनी पाठ्यपुस्तक महाभारत कथा के आधार पर निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्या द्रोणाचार्य को कब सेनापति बनाया गया था? उत्तर, भीष्म के बाद अथवा 11वें दिन बनाया गया, क्योंकि 10 दिन तक तो भीष्म सेनापति थे। खैर, घटोत्कच कौन था? उत्तर, भीम का बेटा। गए क्षुब्ध धृतराष्ट्र ने प्रतिमा को भीम समझकर क्या किया? उत्तर, दबोच दिया, जिससे वह प्रतिमा टूट गया, चकनाचूर हो गया। घ मदराज शल्य को किसने मारा? उत्तर, युधिष्ठिर, क्योंकि 18वें दिन युद्ध का नेतृत्व कौरव के पद से मदराज शल्य कर रहे थे, मामा शल्य कर रहे थे। उनका युद्ध युधिष्ठिर से हुआ और युधिष्ठिर के हाथों इनकी मृत्यु हुई। पांडवों के सेनापति का नाम लिखो। धृष्टद्युम्न। पांडवों के सेनापति कौन थे? धृष्टद्युम्न। तो इस तरह इसको आप लिखेंगे। खंड घ रचनात्मक कार्य। प्रश्न 9, अपने स्कूल के प्राचार्य को फीस माफी हेतु पत्र लिखे अथवा अपने भाई की शादी में सम्मिलित होने के लिए अपने मित्र को एक पत्र लिखे। आप पत्र ऐसे ही प्रारूप बना करके किसी के भी बारे में पूछा जाएगा तो लिखेंगे। जैसे सेवा में प्राचार्य महोदय, केंद्रीय विद्यालय, नाम हो जाएगा। विषय 2 दिन अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं इस विद्यालय की 7वीं का छात्र हूँ। कल विद्यालय से वापस आने के बाद मुझे बुखार आ गया और सिर में दर्द हो गया। डॉक्टर ने दवाएं देकर 2 दिन आराम करने की सलाह दी है। इस कारण मैं दिनांक 27 एवं 28 फरवरी 2025 तक विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। अतः आपसे अनुरोध है कि 2 दिनों के अवकाश स्वीकृत करने की कृपा करें। हम आपके आभारी होंगे। से धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य अपना नाम, कक्षा, अनुक्रमांक और दिनांक लिखेंगे। तो इस तरह से आप पत्र का प्रारूप होगा, चाहे शुल्क मुक्ति के लिए, चाहे स्थानांतरण प्रमाण पत्र या किसी भी मुद्दे पे औपचारिक पत्र दिया जाएगा तो उसका प्रारूप ऐसे ही होगा। अब अनौपचारिक पत्र लिखना है तो पहले सबसे पहले जिसको आप दे रहे हो उसका एड्रेस होगा। जैसे यहाँ दिया है 56L मॉडल टाउन कोची, 1 मार्च 2025, प्रेम मित्र भविष्य। अब उसके बाद उसे क्या करेंगे? सप्रेम नमस्ते।
प्रिय मित्र, तुम्हें यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता होगी कि मेरे बड़े भाई का विवाह 13 मार्च को होना है, जिसमें तुम्हारा उपस्थिति अनिवार्य है। हम दोनों मिलकर इस विवाह का खूब आनंद उठाएंगे। विवाह का संपूर्ण विवरण हेतु शादी कार्ड संलग्न कर रहा हूँ। शेष बातें मिलने पर होगी। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम करना। धन्यवाद। तुम्हारा प्रेमित। नाम, पता। ऐसे आप प्रारूप बनाएंगे। ध्यान देना है, पत्र को जितने कम शब्दों में आप लिखेंगे उतना ही पत्रों में शुद्धता होगी। गागर में सागर बनने वाला स्थिति आप पत्र लिखते समय अवश्य करें। प्रश्न 10। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 100 शब्दों के अनुच्छेद लिखो। क, खेलों का महत्व। ख, समय का सदुपयोग। ग, विद्यार्थी जीवन। जैसे खेलों का महत्व, खेल हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। चाहे वह बच्चा हो या जवान या बुजुर्ग, सभी को खेलना अच्छा लगता है। खेलों से स्वस्थ शरीर एवं स्वस्थ मन स्वस्थ रहता है। खेलने से हमारे शरीर में स्फूर्ति और ताजगी आती है। यह एक प्रकार का व्यायाम भी है जो हमारे शरीर को मजबूत और सुगठित बनाता है। खेल दो प्रकार के होते हैं, बाहरी और भीतरी। अर्थात घर के बाहर खुले मैदान में खेले जाने वाले खेल तथा घर के अंदर खेले जाने वाले खेल। बाहर जो खेले जाते हैं उन्हें बाहरी कहते हैं और जो भीतर खेले जाते हैं उन्हें भीतरी कहते हैं। घर के अंदर खेले जाने वाले खेलों में शतरंज, कैरम बोर्ड, लूडो, सांप सीढ़ी आदि कई प्रकार के खेल आते हैं। और घर के बाहर खेलने वाले गेम में कबड्डी, खो खो, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल आदि आते हैं। कैरम बोर्ड, शतरंज, लूडो जैसे खेलों से हमारा मानसिक विकास होता है। तो ऐसे आप लिखेंगे। समय का सदुपयोग। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल्लय होगी बहुर करोगे कब। कबीर की उपयुक्त पंक्तियों में इस समय के महत्व की चर्चा की गई है। इस संसार में प्रायः सभी चीज़ों को घटाया बढ़ाया जा सकता है, पर समय का एक पल भी बढ़ा पाना मनुष्य के सामर्थ्य से बाहर है। इसलिए समय इस संसार की सबसे मूल्यवान वस्तु है। इसीलिए मानव का कर्तव्य है कि वह समय के एक एक क्षण का सदुपयोग करे। समय का सदुपयोग हमारे जीवन में सफलता की कुंजी है। यह जीवन तो नश्वर और अनिश्चित है, इसलिए प्रतिदिन समय का सही सदुपयोग करते हुए हमें जीवन को सफल बनाना चाहिए। जो समय बर्बाद करता है, समय उसी को बर्बाद कर देता है। जो इसका सम्मान करता है, इसके एक एक पल का सदुपयोग करता है, समय उसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। समय को बर्बाद करने वाले मनुष्य सुअवसर हाथ से खो जाने पर सिर ढूंढकर पछताते रह जाते हैं। समय के सदुपयोग के कारण ही अनेक वैज्ञानिक अनेक महत्वपूर्ण आविष्कार करने में समर्थ हुए। मानव सभ्यता के विकास की कहानी भी समय के सदुपयोग की कहानी कहती है। विद्यार्थियों के लिए तो समय बहुत ही उपयोगी है। समय का सदुपयोग करने वाला विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त कर सकता है तथा इसी ज्ञान के बल पर जीवन में कुछ बन जाता है। इसके विपरीत जो विद्यार्थी अपनी बहुमूल्य क्षणों को खेल कूद, मौज मस्ती या आलस में नष्ट कर देता है, उसका भावी जीवन उतना ही अंधकारमय हो जाता है। इस तरह आप समय का सदुपयोग पर निबंध लिखेंगे। अथवा विद्यार्थी जीवन आ जाए तो विद्यार्थी जीवन सारे जीवन का नींव है। अतः मानव जीवन की सफलता असफलता विद्यार्थी जीवन पर ही आश्रित है। इसी काल में भावी जीवन की भव्य इमारत की आधारशिला का निर्माण होता है। यह आधारशिला जितनी मजबूत होगी, भावी जीवन भी उतना ही सुदृढ़ होगा। इस काल में विद्या अध्ययन तथा ज्ञान प्राप्ति पर ध्यान न देने वाले विद्यार्थी जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाते। विद्यार्थी का पहला कर्तव्य विद्या ग्रहण करना है। इसी जीवन में विद्यार्थी अपने लिए, अपने माता पिता तथा परिवार के लिए और समाज के लिए और अपने राष्ट्र के लिए तैयार हो रहा है। विद्यार्थी का यह कर्तव्य है कि वह अपने शरीर, बुद्धि, मस्तिष्क, मन और आत्मा के विकास के लिए पूरा पूरा यत्न करे। आलस विद्यार्थियों का सबसे बड़ा शत्रु है। जो विद्यार्थी निकम्मे रहकर समय गंवा देता है, उन्हें भली भांति अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। विद्यार्थी जीवन का एक एक क्षण बहुत ही अमूल्य है। इस तरह विद्यार्थी जीवन पर आप निबंध लिखेंगे। प्रश्न 11। निम्न में से किसी एक विषय पर संवाद लिखो। क, पिता और पुत्र के बीच संवाद। ख, ईंट और समझ के बीच। पिता और पुत्र के बीच संवाद। ओजस
पिताजी मुझे अपने दोस्तों के साथ मॉल जाना है। पिता नहीं ओजस, तुम अपने दोस्तों के साथ रहकर घुमक्कड़ होते जा रहे हो। तुमने पढ़ना लिखना तो बिल्कुल ही छोड़ दिया है। ओजस नहीं पिताजी, अब मैं पढ़ेगा, वायदा करता हूँ। पिता बेटे ऐसे वायदे तो रोज करते हो ओजस, पर इस बार मैं पक्का वायदा करता हूँ कि आपको 80% के ऊपर अंक लाकर दिखाऊंगा। पिता और अगर नहीं लाए तो ओजस फिर आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। पिता ठीक है, तुम्हारे यह आखिरी अवसर देता हूँ, तुम्हें यह आखिरी अवसर देता हूँ। इसी तरह किसी भी मुद्दे पर आप पिता पुत्र से संवाद लिख सकते हैं। खैर ईट और समझ। समझ ईट, इतना ईटती क्यों हो? ईट समझ, यह तेरी समझ से बाहर की बात है। समझ, ऐसी कौन सी बात है जो मेरी समझ में नहीं आती? ईट समझ, तेरी समझ में यह नहीं आता कि यदि मनुष्य सुंदर हो, धनवान हो, समाज में ऊंचा स्थान रखता हो तो उसे अपने ऊपर घमंड आ ही जाता है। समझ नहीं ऐट, कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह तो क्षणभंगुर है, कभी भी नष्ट हो जा सकता है। लेकिन मनुष्य की विनम्रता, उसकी परोपकार की भावना व हंसमुख स्वभाव कभी नष्ट नहीं होता है। इतने में ईंट की आंख में एक तिनका उड़कर पड़ जाता है। समझ ईंट, इतना तिलमिला क्यों रही हो? ईंट न जाने कहाँ से आंख में तिनका आकर पड़ गया। मैं तो बहुत बेचैन हो रही हूँ। समझ, अब तुम्हारी घमंड कहाँ गई? एक छोटे से तिनके ने तिलमिला उठी। ईंट, मुझे क्षमा करो समझ, अब मैं कभी अपने पर घमंड नहीं करूँगी। इस तरह से आप संवाद लेखन करेंगे। धन्यवाद। आज बस इतना ही।